नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। तो हमने वहाँ मूल अधिकारों को समझा था, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को समझा था और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। चूँकि जैसे सभी को अधिकार प्राप्त हैं तो उसी प्रकार कर्तव्य भी प्राप्त हैं। तो आज हम कर्तव्यों को समझेंगे कि भारतीय संविधान में कर्तव्यों का क्या संवैधानिक प्रावधान है और साथ ही किस प्रकार के प्रश्न ये है प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और मुख्य परीक्षा में लिखते हुए आप कैसे अन्य विषयों के साथ भी इस चैप्टर को लिख सकते हैं, उस सब विषयों को समझेंगे। तो मूल कर्तव्यों को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मूल कर्तव्य हैं और कैसे ये संविधान में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य और अधिकार के बीच क्या संबंध होता है, के बीच क्या संबंध है। पहला टॉपिक यह देखेंगे कि कर्तव्य और अधिकार के बीच क्या संबंध है। फिर दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान के मूल कर्तव्यों के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है। फिर संवैधानिक प्रावधान के बाद हम जो देखेंगे तो देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं मूल कर्तव्यों की। इसको आप विशेषताएं कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, नेचर कह लीजिए। फिर हम इसकी आलोचना देखेंगे, इसको आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आलोचना जब हो जाती है तो इनको कैसे लागू किया जा सकता है, क्या उस संदर्भ में भी कोई प्रावधान है और इनका महत्व क्या है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरे मूल कर्तव्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और कैसे वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है कि कर्तव्य और अधिकार के बीच क्या संबंध है, इस टॉपिक पर हम सबसे पहले, इस पॉइंट पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने जब भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ा था और अनुच्छेद 12 से 35 तक देखे थे तो वहाँ हमने क्या देखा था, वहाँ हमने मूल अधिकार देखे थे, फंडामेंटल राइट्स देखे थे। और अब हम भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में क्या देख रहे हैं, मूल कर्तव्य देख रहे हैं। तो कर्तव्य और अधिकार, ड्यूटीज एंड राइट जो है वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो इनके बीच क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो देखिए, कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से पृथक नहीं है। कर्तव्य और अधिकारों की स्थिति वही है जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आप सिक्के के एक पहलू को अलग कर दीजिए तो सिक्का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो अगर हम अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंधों को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले गांधी जी की उस कथन को याद करना होगा जिसमें वह कहते हैं कि अगर आप अधिकारों को पाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले कर्तव्यों का निर्वहन करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो अधिकार उसे प्राप्त हैं उन अधिकारों की प्राप्ति करना चाहता है तो वह क्या है, वह सबसे पहले क्या करे, अपने कर्तव्यों को लागू करे, वह अपने कर्तव्यों को जीना सीखे, उसे अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो इस कथन का उनका कहने का आशय क्या था। ऐसे हेराल्ड लॉस्की जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कहा है कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार अगर किसी समाज में लागू करना है तो हमें यह भी देखना होगा कि उस समाज में कर्तव्यों की क्या स्थिति है। अगर कोई समाज है और वहाँ कर्तव्यों की स्थिति बहुत मजबूत है और वहाँ के लोग अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को लागू कर रहे हैं, तो फिर वहाँ अधिकारों को लागू करने के लिए कोई विशेष परिस्थिति और विशेष आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि अगर सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो फिर अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आप देखिए कि जो अधिकार एक व्यक्ति का है वही दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी होता है, और जो दूसरे व्यक्ति का अधिकार है वह एक व्यक्ति का कर्तव्य भी होता है। जैसे उदाहरण से आप समझिए कि मेरा अधिकार है कि मैं जो चाहूँ सो बोल सकता हूँ। मतलब जो चाहूँ बोलने का क्या मतलब है कि जो संवैधानिक प्रावधान है और जिन विधि के अनुसार, मतलब कि मैं विधि के अनुसार बोल सकता हूँ, मुझे विधि के अनुसार बोलने की आज़ादी दी गई है। तो ये मेरा अधिकार है कि मुझे बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, मुझे बोलने की, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तब फिर क्या है कि यह तो मेरा अधिकार हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह भी मेरे इस अधिकार को
का हनन ना करे, और उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मेरे इस अधिकार का सम्मान करे, और उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर बोलने का अधिकार मुझे दिया गया है तो वह मेरे इस अधिकार का क्या करे, सम्मान करे। इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति का अधिकार क्या है कि वो उसे बोलने की आज़ादी है, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूँ जिससे कि उसकी बोलने की आज़ादी का हनन हो, इसकी बोलने की आज़ादी कम हो। तो अगर हम अपने कर्तव्यों को पहचान लेते हैं, एक उदाहरण से और समझिए आप कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सड़क के बाईं ओर चलें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सभी व्यक्ति सड़क के बाईं ओर चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पैदल व्यक्ति जो पैदल रास्ता बना हुआ है उस पर चल रहा है, साइकिल की जो रास्ता बना हुआ है उस पर चल रहा है, वह अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर व्यक्ति सड़क पर कर रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि पुलिस वाले की आवश्यकता होगी कि वो व्यवस्थित करे चीज़ों को कि आप यहाँ से मत जाइए। मानिए हर व्यक्ति ये जानता है कि रेड लाइट जलने पर हमें रुक जाना है, ठीक है। अगर एक कर्तव्य हर व्यक्ति को पता है तो फिर दूसरे व्यक्ति का अधिकार क्या है कि वह पहले निकले। अगर रेड लाइट हुई है किसी तरफ से तो ग्रीन होगी, तो जिस तरफ से ग्रीन हुई है उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो निकले, लेकिन जिस तरफ रेड हुई है उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि वह रुके। अगर जिस तरफ रेड लाइन हुई है अगर उस तरफ का व्यक्ति रुक जाता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे जीवन के अभिन्न भाग हैं। अगर हम अधिकारों को पाना चाहते हैं तो हमें कर्तव्यों को लागू करना होगा। हमें कर्तव्यों को लागू क्या करना होगा, इसका आशय है कि हमें अपने जीवन में कर्तव्यों को उतारना होगा। आप देखिए कि जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, या फिर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इन लोग अधिकारों से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों पर बात करते हैं। अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप कर्तव्यों को लागू करिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम वोट दें। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है कि हम वोट देने जाएं। वोट देना अधिकार भी है लेकिन कर्तव्य भी है। अगर मान लीजिए कि आप वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर अपने अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कर्तव्य और अधिकार क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई समाज अपने यहाँ कर्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से लागू करता है और किसी समाज के लोगों को अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद वह उन कर्तव्यों को लागू कर रहे हैं, तो क्या है, वहाँ अधिकारों की स्थापना स्वतः हो जाती है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था और हेराल्ड लास्की ने भी कहा था। तो देखिए कभी भी आपसे एग्जाम में सवाल आ सकता है, मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अधिकार और कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट करिए। क्योंकि यूपीएससी अक्सर उदाहरणों के साथ पूछता है, तो उदाहरणों से पुष्ट करिए कि कैसे आप मानते हैं कि एक दूसरे के बीच विरोधाभासी संबंध है या एक दूसरे के बीच पूरक संबंध है। तो कुछ उदाहरण आपके दिमाग में होने चाहिए। उदाहरण ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत हवाबाजी वाले उदाहरण हो, उदाहरण बहुत यथार्थ और सार्थक होने चाहिए आपके, ठीक है। तो यह मेंस में भी सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है, क्या एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर प्रीलिम्स में भी सवाल हो सकता है कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं, जैसे कि विधि और स्वतंत्रता के बीच संबंध पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है अवधारणात्मक प्रश्न है और यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में तो बन ही रहे हैं और मुख्य परीक्षा में भी आपसे पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि कर्तव्य और अधिकारों के बीच क्या संबंध है, एक पूरक संबंध है दोनों के बीच। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के विरोधी है, ऐसा नहीं है कि किसी समाज में अधिकार होंगे तो वहाँ कर्तव्य नहीं होंगे, कर्तव्य होंगे तो अधिकार नहीं होंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार है कि मैं स्वच्छ हवा प्राप्त करूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कह रहा है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सबको है। तो मेरा अधिकार है कि मैं क्या करूं, स्वच्छ वायु प्राप्त करूं। तो मेरा कर्तव्य भी तो है कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे कि वायु कैसी हो, वायु प्रदूषित हो, क्योंकि दूसरे का भी अधिकार है कि वह स्वच्छ हवा प्राप्त करे या स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करे। तो जो मेरा अधिकार है वह दूसरे तरफ से मेरा कर्तव्य भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एकांत में शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, या मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को नींद का अधिकार होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी होता है 11 बजे के बाद डीजे बजाने का पर रोक पुलिस ने लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को सोने का अधिकार है। 11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक आप किसी प्रकार का शोरगुल नहीं करते हैं, डीजे नहीं बजा सकते हैं। तो इसका आशय क्या है कि व्यक्ति को सोने का अधिकार है। अगर मैं अधिकार चाहता हूं तो मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं ना बजाऊं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुलिस आके रोके। अगर सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को लागू करने लगे और सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाए, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति डीजे नहीं बजा रहा है तो फिर पुलिस की रिपोर्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। क्योंकि कर्तव्य जो थोड़े से आदर्शात्मक होते हैं, ठीक है, आइडियलिस्टिक्स होते हैं, तो हर व्यक्ति जीवन में लागू नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर कर्तव्यों को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उस समाज में अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो अधिकारों से अधिक महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में, जो उनका जीवन था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ी है आप, उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई समाज जो है वो कर्तव्यों को स्वीकार कर लेता है तो फिर अधिकारों को लागू करने के लिए किसी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें, अधिकार अपने आप ही स्वतः ही लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मतलब है कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं,
इनमें कोई विरोधाभासी संबंध नहीं है। अधिकार के लिए कर्तव्य आवश्यक है और कर्तव्यों के लिए अधिकार आवश्यक है। तो इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो एक अवधारणा आपके दिमाग में होनी चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, क्योंकि विधि और स्वतंत्रता से पूछा जा रहा है, राज्य की परिभाषाएं पूछी जा रही है। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जो हमने लेक्चर लिए थे कि यूपीएससी की जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है वह परंपरागत किताबों से कुछ हटके है। जब आप परंपरागत किताबों को देखेंगे और मूल कर्तव्यों का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर आपको अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध नहीं मिलेगा, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की किताबें हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछने की यूपीएससी की जो प्रकृति है वह किताबों से थोड़ी सी हटके है। वह आपसे अवधारणात्मक स्तर पर सवाल पूछ रहा है, कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहा है, तो पढ़ने की प्रकृति जो है वो थोड़ी सी बदलनी होगी, ठीक है। तो ये हुआ कि अधिकार और कर्तव्य क्या है। अधिकार और कर्तव्य निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। अधिकार की स्थापना के लिए कर्तव्यों की आवश्यकता है और कर्तव्यों की स्थापना के लिए अधिकारों की आवश्यकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कर्तव्यों के साथ जीना सीखिए। तो यही संबंध है दोनों के बीच, ठीक है। अब देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। मूल कर्तव्यों के संबंध में भारतीय संविधान, जैसा कि हमने देखा कि भारतीय संविधान के भाग 4 कामें दिए गए हैं। 4 में क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और 4 कामें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। जब आपातकाल लागू था हमारे यहाँ, आपातकाल इंदिरा गांधी जी के समय 1976 में, तो एक समिति गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी और स्वर्ण सिंह समिति जो गठित की गई थी उसको यह कार्य दिया गया था कि आप कर्तव्यों पर विचार करें कि भारतीय लोगों को कौन कौन से कर्तव्य दिए जाएं और कर्तव्यों की क्या प्रकृति हो। तो स्वर्ण सिंह समिति ने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करी, ठीक है। तो 42वां जब संविधान संशोधन हुआ हमारे यहाँ, 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में ही, उसमें क्या किया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। क्योंकि 4 में नीति निर्देशक तत्व थे तो 4 का ही एक भाग बना दिया गया, 4 का या 4A भी कहते हैं इसको। और 36 से 51 तक डीपीएसपी थे तो 51 में एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया, 51 का या 51A भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो 4 का में भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न आता है अक्सर मुख्य परीक्षा में कि 42वें संविधान संशोधन को जो है कि वो लघु संविधान भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर आपसे मुख्य परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ पढ़ने की अलग आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम हर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि हमने मूल अधिकार पढ़े तो वहाँ भी 42वां संविधान संशोधन आया, जब डीपीएसपी पढ़े तो वहाँ भी 42वां संविधान संशोधन आया, जब हम मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी 42वां संविधान संशोधन आ रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन जो है कि संविधान के हर भाग को प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए ही 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको अलग से आंसर लिखाने की आवश्यकता होती है। पढ़ते हुए आप क्या है कि पिछले वर्षों के जब प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपकी पढ़ने की प्रकृति में बदलाव आएगा और उससे क्या होगा कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ तो वहाँ मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जब आपातकाल के दौरान 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई और उनसे कहा गया कि भारतीय लोगों को कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए जाएं, इसकी चर्चा करें आप। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश प्रस्तुत की अपनी, उसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन किया गया और 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में हमारे मूल कर्तव्य रखे गए, ठीक है। तो ये बात हुई। अब भाग 4 का भाग है ये और अनुच्छेद 51 का में ये रख दिए गए। तो देखिए, मूल कर्तव्य जो है यह देश के जो हमारे देश में अपनाए गए हैं, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में नहीं अपनाए गए हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका की, अगर हम फ्रांस की बात करें तो इन देशों के संविधानों में मूल कर्तव्य नहीं लिखे गए हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ मूल कर्तव्य नहीं लिखे गए हैं। मूल कर्तव्य कुछ कंट्रीज में के संविधान में लिखे गए हैं, जैसे रूस है, जापान है, ठीक है, और भारत है। तो हमने जो मूल कर्तव्य लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर लिए हैं। देखिए, मूल कर्तव्य ही कोई देश का संविधान अगर लिख रहा है और नहीं लिख रहा है तो उसकी भी एक प्रकृति है, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब डीपीएसपी पढ़ाया था या जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था कि राज्य एक तो पूंजीवादी होते हैं
उदारवादी राज्य से कहते हैं पुलिस स्टेट कैपिटलिस्ट, और दूसरे समाजवादी सोशलिस्ट। तो अब देखिए जो रसिया है वो सोशलिस्ट रहा है, जिसे USSR कहते थे हम। तो जो समाजवादी प्रकृति के राज्य होते हैं वह मूल कर्तव्यों पर बल देते हैं, और जो पूंजीवादी राज्य होते हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो यूरोपियन कंट्री है, पश्चिमी देश हैं, यह मूल कर्तव्यों पर नहीं, ये अधिकारों पर बात देते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। पूंजीवादी राज्य किसकी बात करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। और ये किसकी बात करते हैं समाजवादी? सामूहिक एकता की। सामूहिक एकता की। ये कहते हैं कि समाज एक इकाई है, पूरी समाज एक इकाई है, और उस समाज को लेकर आगे बढ़ना है। ये व्यक्ति की कोई अपनी भूमिका नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में क्या है कि हमारा शरीर जो है वह सभी अंगों से मिलकर तो बना है, लेकिन अगर हमारे शरीर से हमारे किसी एक अंग को अलग कर दिया जाए तो उस अंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। समझा? तो ये क्या कहते हैं कि सामूहिक एकता। राज्य कैसा है? राज्य जैविक है, राज्य शरीर के जैसा है, और राज्य शरीर के जैसा है तो हर अंग का महत्व इसलिए है क्योंकि वह शरीर के साथ है। अगर शरीर से किसी अंग को अलग कर दिया जाए तो शरीर अंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार ये कहते हैं कि समाज प्राथमिक है, व्यक्ति द्वितीयक है। ठीक है, इसलिए समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए, और समाज के कल्याण के लिए क्या करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने का भी प्रयास करते हैं ये लोग, और करते ही हैं समाजवादी। तो प्रयास कम करते हैं तो ये क्या करते हैं? व्यक्ति से कहते हैं कि समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, आप उन कर्तव्यों पर अधिक बल दीजिए। ठीक है, तो समाजवादी जो देश होते हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक कर्तव्यों पर बल देते हैं। लेकिन जो पूंजीवादी देश हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये सब क्या करते हैं? ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि समाज का जो निर्माण हुआ है, राज्य का जो निर्माण हुआ है, वो व्यक्तियों से मिलकर हुआ है। ये शरीर की दूसरी व्याख्या करते हैं। शरीर के उदाहरण समझिए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे अंगों से मिलकर बना है। अगर हमारे सभी अंगों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर रहेगा? हमारा शरीर नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि अंग का महत्व है, अंग का आशय क्या है कि व्यक्ति का महत्व है। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और समाज किस लिए कार्य कर रहा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा है। तो जो पूंजीवादी देश हैं या पूंजीवादी राज्य हैं, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, लिबरल स्टेट है, या जो जैसे पुलिस स्टेट हम लोगों ने कहा था, तो वो क्या करते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और जो समाजवादी राज्य होते हैं, सोशलिस्ट स्टेट होते हैं, वो कर्तव्यों की बात करते हैं। क्योंकि भारत ने समाजवादी वर्ड ही हमारे संविधान में आया है, हमारी प्रकृति पूरी समाजवादी है। जैसे हमने पढ़ा था कि DPSP में ज़्यादा DPSP समाजवादी है, पूरी DPSP की प्रकृति समाजवादी रखी गई है। तो हमने समाजवादी प्रकृति को अपनाया है, अर्थात हमने समाज के जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो दुर्बल वर्ग है और संवेदनशील वर्ग है, उसके कल्याण की बात की है हमने। हमारा भारतीय पूरा संविधान क्या कर रहा है? कल्याण की बात कर रहा है। आप DPSP देखिए, तो हमने क्या किया? हमारी प्रकृति समाजवादी, और हमारे प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द आया है। तो हमने समाजवादी राज्य को अपनाया है, इसलिए हमने कर्तव्यों को थोड़ा शामिल करके क्या किया कि लोगों से कहा कि आप अपने कर्तव्यों को भी थोड़ा सा क्या करें? समाज के विकास के लिए योगदान दीजिए कर्तव्यों के माध्यम से। तो देखिए, ये जो मैंने बात की कि पूंजीवादी और समाजवादी, इस स्तर पे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप UPSC के प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सवालों की प्रकृति थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ होने का आशय क्या है कि सवालों की प्रकृति रटी रटाई पद्धति पे नहीं आ रही है, तो आपको अवधारणा समझनी होगी। ठीक है, तो हमने संवैधानिक प्रावधान में क्या समझा कि 4 का और 51 का में कर्तव्य जोड़ दिए गए, पहले 10 जोड़े गए, बाद में 11। तो हम देखते हैं कि क्या क्या कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, हम कर्तव्यों को देख लेते हैं कि कर्तव्य कौन कौन से भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि संविधान का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, और संविधान में जो आदर्श आए हैं, जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उन सब का भी सम्मान करें। फिर आया है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, हमारे आदर्श, उन आदर्शों को हम अपने हृदय में संजो कर रखें। फिर आया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, फिर है कि देश की सुरक्षा करें, और अगर देश की सुरक्षा के लिए आह्वान होता है तो आप देश की सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार हो जाएं। इसके बाद आया है कि भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना, महिलाओं के प्रति सम्मान, इस सब को भी आप क्या करें? अपने हृदय में संजो कर रखें। महिलाओं के सम्मान को भी अपने हृदय में संजो कर रखें आप। महिलाओं के सम्मान को भी अपने हृदय में संजो कर। फिर है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है,
सामाजिक संस्कृति, इसको बढ़ाने का प्रयास करें। मिली जुली संस्कृति है, ठीक है। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उस कल्चर को भी क्या करें आप, उस कंपोजिट कल्चर का भी कल्याण करने का प्रयास करें। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। फिर क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें। व्यक्तिगत व सामूहिक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। और 11वां क्या है कि 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध करें। थोड़ा सा इन पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्यों की क्या भाषा है और मूल कर्तव्यों से फैक्ट्स है ये, तो इस फैक्ट्स के तथ्य के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये पहले क्या थे, 10 मूल कर्तव्य थे। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए तो पहला मूल कर्तव्य क्या कह रहा है कि संविधान का सम्मान करें। देश के नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या हुआ कि वह संविधान का सम्मान करें। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके जो आदर्श हैं, उसमें जो संस्थाएं दी गई हैं, उनका सम्मान करें। फिर है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे आदर्श थे, उन आदर्शों का सम्मान करें और अपने हृदय में उन्हें संजो कर रखें, ठीक है। फिर है कि संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, एकता अखंडता है, देश की सुरक्षा है, भाईचारा बढ़ाएं, भ्रातृत्व बढ़ाएं, धर्म जाति से परे होकर भाईचारा भ्रातृत्व की बात करें। महिलाओं के सम्मान की विचार को, भावनाओं को अपने हृदय में संजो कर रखें आप। सामाजिक संस्कृति, हमारी जो मिली जुली संस्कृति, जैसे हम गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं, और संस्कृति को बनाकर रखें, उसको अच्छे में रखें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बढ़ाएं, मानववाद बढ़ाएं आप, ठीक है। जो परंपरागत विचारों से बंधे हुए ना रहें, ये हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण है, जंगल है, जमीन है, आपके वन्य जीव है, उनका संरक्षण करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर है कि व्यक्तिगत सामूहिक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें आप। एक तो व्यक्तिगत जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, दूसरा सामूहिक क्षेत्र में भी उत्कर्ष की ओर बढ़कर आप क्या करें, देश के कल्याण का कार्य करें। फिर है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये अभिभावकों को दिया गया है। अभिभावक, पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स है वह 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करें। तो देखिए ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। अब देखिए क्या यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है कि क्या करता है कि डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों को मिक्स कर देगा। जैसे 4 दे देगा तो उसमें से 2 मूल कर्तव्य दे दिए जाएंगे आपको और 2 डीपीएसपी दे दिए जाएंगे। फिर उसमें से पूछ लिया जाएगा आप में से कि इनमें से कौन से जो है वो डीपीएसपी हैं या कौन से मूल कर्तव्य। तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ हल्की सी, जो कि काम करती है। मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सफलता पाई है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक हल्की सी ट्रिक क्या है कि जब आप डीपीएसपी की भाषा देखेंगे और मूल कर्तव्यों की भाषा देखेंगे तो उनमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे डीपीएसपी की भाषा क्या है, तो डीपीएसपी 38 क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की स्थापना करेगा, साथ ही आय, अवसर और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी भाषा का प्रयोग आए, करेगा करेगा करेगा, ठीक है। जैसे राज्य क्या करेगा, राज्य प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, समझ रहे हैं, बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की जो भाषा है ये भाषा किसकी है, डीपीएसपी की है। लेकिन जब आप मूल कर्तव्यों की भाषा को देखिए तो मूल कर्तव्यों की भाषा कैसी है कि देश के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह देश के संविधान का सम्मान करें। समझ रहे हैं आप, देश के संविधान का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें। तो ये हल्का सा फर्क है दोनों के बीच, करेगा करें। अगर इस प्रकार की भाषा को आपने पकड़ लिया, और हटने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाके पूरे डीपीएसपी रट रहे हैं, पूरे मूल कर्तव्य रट रहे हैं। आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे डीपीएसपी या मूल कर्तव्य को तो आपको उसकी भाषा समझ आ जाएगी। फिर आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि डीपीएसपी है और ये मूल कर्तव्य है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको क्या करें, आप आराम से बैठ के आप थोड़ा सा गौर करें, एक तरफ डीपीएसपी रखें और एक तरफ मूल कर्तव्य रखें, फिर दोनों को पढ़ें तो आप उनको भाषा समझ आ जाएगी। जैसे मूल कर्तव्य क्या कह रहा है आपसे, मूल कर्तव्य कह रहा है कि प्राकृतिक के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, ठीक है, ये मूल कर्तव्य हो गया। अब डीपीएसपी किस प्रकार का है, डीपीएसपी कहता है, राज्य से कह रहा है कि राज्य क्या करे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा राज्य है। तो राज्य के लिए जो भाषा प्रयोग की गई है वो कैसी की गई है, वो फ्यूचर के लिए की गई है, करेगा। लेकिन जो मूल कर्तव्य है
करें, अभी के लिए करें, प्रेजेंट के लिए करें। तो ये हल्का सा फर्क है और ये समझा है मैंने चीज़ों को बैठ के तब निकाल पाया हूँ। तो ऐसा प्रश्न आता है, आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखिए तो उसमें डीपीएसपी और क्या फंडामेंटल राइट्स को मिक्स कर दिया जाता है। फिर उसमें से पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन कौन से डीपीएसपी हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसमें से या तो रटा हुआ हो सारा आपको, या फिर आप क्या करें, अवधारणा समझें, भाषा समझें, उनकी लैंग्वेज को समझ लें, तो उससे आसान हो जाएगा आपको इसकी पहचान करना कि क्या डीपीएसपी है और क्या मूल कर्तव्य है। और वो उतना आसान टफ नहीं है, बस आप बार बार पढ़ लेंगे ना 2-3 बार तो समझ आ जाएगा। जैसे कर्तव्य क्या है कि देश की सुरक्षा करें, स्वतंत्र देश की सुरक्षा के लिए आह्वान करें तो लोग आगे बढ़ चल जाएं। तो इस प्रकार की जो बात है वर्तमान के लिए वो कर्तव्य होगा, फ्यूचर के लिए जो बात होगी वो डीपीएसपी होगा। तो संवैधानिक प्रावधानों में हमने क्या समझा कि मूल कर्तव्य में संवैधानिक प्रावधानों में हमने समझा कि हमारा जब मूल संविधान लागू हुआ तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में। और जो विभिन्न लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ मूल कर्तव्य संविधानों में नहीं लिखे गए हैं, जैसे कुछ देशों के संविधानों में लिखे गए हैं, जैसे जापान है, रूस है और भारत में लिखे गए हैं। उन्हीं देशों के संविधानों में मूल कर्तव्य लिखे जाते हैं जो कि अपनी प्रकृति में कहीं ना कहीं हल्के से समाजवादी होते हैं, क्योंकि समाजवादी राज्य क्या करते हैं, नागरिकों से अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की बात करते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से 11 कर्तव्य दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि 11 कर्तव्यों में सवाल जो आता है तो डीपीएसपी से आप उसको कैसे पृथक करें, अलग करें और डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधानों की बात रही। अब मैं पूरे मूल कर्तव्य नहीं लिखता हूँ, हर किताब में लिखे हुए हैं, अब जाके किताबों से पढ़ लीजिए। मेरा मकसद है कि कैसे आप सवालों को हल कर सकें उसके बारे में बताना। ठीक है, तो अब हम विशेषता की बात करते हैं, प्रकृति। ये मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो पहला न्यायोचित है या नहीं है, जस्टिसिएबल पहला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य न्यायोचित है या नहीं है। फिर विशेषताओं में दूसरा क्या है कि भारतीय परंपरा और प्रकृति के अनुरूप हैं, प्रकृति के अनुरूप है। फिर क्या है, एक तो हो गया कि न्यायोचित है या नहीं है, एक यह प्रश्न उत्पन्न होता है प्रकृति के संदर्भ में। फिर है कि भारतीय परंपरा और भारतीय परंपरा की और प्रकृति के अनुरूप है, भारतीय समाज की जो प्रकृति है उसके अनुरूप है। फिर है कि कुछ उसमें कैसे हैं, नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। तो ये प्रकृति है। तो देखिए अब है कि मूल कर्तव्य न्यायोचित है या नहीं है, मूल कर्तव्य न्यायोचित है या नहीं है, इस बात पर प्रश्न उत्पन्न होता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, और फिर हमने देखा था कि मूल अधिकार न्यायोचित है, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है और मूल कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान कह रहा है कि जो नैतिक मूल कर्तव्य लिखे गए हैं जो कि अपनी प्रकृति में नैतिक हैं, इनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो क्या है कि न्यायोचित नहीं है, ये भी प्रश्न आता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है। अब भारतीय परंपरा और भारतीय समाज की प्रकृति के अनुसार है। तो भारतीय परंपरा कैसी रही है, सर्वधर्म समभाव की रही है, भाईचारे की रही है, एकता की भावना रही है। तो ये आपको सारे मूल कर्तव्य उसी के अनुसार हैं कि वो स्त्रियों का सम्मान करें, आप पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारे वेदों में क्या कहा गया है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है भारतीय परंपरा में कि जीवों की बलि न दें, जीवों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, पीपल का वृक्ष लगा रहे हैं, तुलसी का वृक्ष लगा रहे हैं। तो हमारी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं कैसी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रकृति है, अनुकूल है भारतीय लोगों की। तो भारतीय परंपरा और समाज की जो प्रकृति है उसी प्रकृति के अनुसार मूल कर्तव्यों को हम लोगों ने स्वीकार किया है। फिर कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। अब नैतिक कर्तव्य क्या है, मोरल ड्यूटी, जैसे कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखें। और नागरिक कर्तव्य क्या है, कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, ठीक है, उसके आदर्शों का सम्मान करें। तो इस प्रकार के नागरिक कर्तव्य है। तो ये है कि प्रकृति मूल कर्तव्यों की ये रही है। ठीक है, अब है कि आलोचना, मूल कर्तव्यों की क्रिटिसिज्म, मूल कर्तव्यों की आलोचना किन बिंदुओं पर की जाती है। तो देखिए मूल कर्तव्यों की आलोचना तो पहले ही की जाती है कि बहुत स्पष्ट नहीं है, मूल कर्तव्य स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्यों की जो भाषा है वह अपने आप में बहुत टफ है। क्योंकि ये मूल कर्तव्य में क्या आया है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति, ठीक है, व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष, सामाजिक संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति, यह जो शब्द है वो हर व्यक्ति के समझने लायक नहीं है।
क्योंकि भारतीय समाज में जो साक्षरता की दर है वह अभी भी 74% के आसपास है, और जो 74% के आसपास है उनमें ज़्यादातर लोग क्या है कि उतने शिक्षित नहीं है कि वह इतने कठिन शब्दावली को समझ सकें। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य रखे गए हैं उनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उनकी जो भाषा है और उनकी जो प्रकृति है वह बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, तो हर व्यक्ति के समझने के लायक नहीं है। तो इनकी एक तो स्पष्ट नहीं है, मतलब क्या स्पष्ट नहीं है, भाषा स्पष्ट नहीं है, भाषा कठिन है, आसान भाषा नहीं है। दूसरा है कि गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। जैसा कि हमने बताया कि मूल कर्तव्य न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं, उन्हें न्यायालय से लागू नहीं करा सकते हैं, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। फिर क्या है कि मूल कर्तव्यों को दोहराया गया है, जैसे कि मूल कर्तव्य तीसरा और मूल कर्तव्य चौथा। तीसरा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, और चौथा क्या रहा है कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर लोग चले जाएं। तो देखिए, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, देश की रक्षा, बात तो एक ही हुई, फिर उन्हें रिपीट कर दिया गया है। तो इस आधार पर क्या कहा जा रहा है, मूल कर्तव्यों की आलोचना की जा रही है कि एक तो इनकी भाषा स्पष्ट नहीं है, प्रकृति स्पष्ट नहीं है, और दूसरा है कि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। जब इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है तो क्या स्थिति है। फिर है कि इन्हें बार दोहराया जा रहा है, जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता लिखा गया है, फिर चौथे में लिख दिया कि देश की एकता की रक्षा करें। फिर इसके अलावा कहा गया है कि दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं है। अगर देखिए मूल अधिकारों का मूल कर्तव्यों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मानूँ, ना चाहूँ तो ना मानूँ, क्योंकि अपनी प्रकृति में कैसे नैतिक हैं, गैर न्यायोचित हैं। तो इन आधारों पर आलोचना की जाती है मूल कर्तव्यों की, कि एक तो इनकी भाषा और इनकी प्रकृति स्पष्ट नहीं है, एक तो यह गैर न्यायोचित है, इन्हें दोहराया गया है, और दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर आलोचना की जाती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या मूल कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, लेकिन बर्मा समिति ने सिफारिश दी थी, बर्मा समिति थी एक, उस समिति ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मूल कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है, मूल कर्तव्य लागू नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं, जैसे कि हमारे जो है कि ध्वज संहिता है, ध्वज संहिता, अगर कोई हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान करता है तो उसको कुछ प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। फिर है कि राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम। ठीक है, तो बर्मा समिति ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको पर कार्रवाई की जा सकती है। जैसे राष्ट्रीय जो हमारी ध्वज संहिता है, अगर कोई ध्वज का अनादर करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रीय सम्मान की भावना है, अगर कोई भारतीय संविधान के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार मूल कर्तव्यों को क्या है कि लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई कि इनको लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब है महत्व, कि इनका इंपोर्टेंस क्या है, रेलिवेंसी है कि नहीं है। जैसे कि हमने शुरू में समझा था कि अधिकार कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है, तो इनका बिल्कुल महत्व है, इनकी बिल्कुल प्रासंगिकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानता है तो वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है और अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य व्यक्ति के अधिकारों का भी सम्मान करता है। तो इस संदर्भ में इनका महत्व बना हुआ है। आप देखिए कि पूरी भारतीय जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में कर्तव्यों पर ज़्यादा बल दिया गया है शुरू से ही। अपने माता पिता के कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, ठीक है, समाज के प्रति कर्तव्य, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य, हर व्यक्ति के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं हमारी किताबों में, हमारे वेदों में। और निश्चित रूप से कर्तव्य अगर किसी व्यक्ति के पास है तो निश्चित रूप से व्यक्ति महान व्यक्ति होता है। ठीक है, तो कर्तव्यों का महत्व बना हुआ है, क्योंकि कर्तव्य होंगे और अगर मान लीजिए हर व्यक्ति अधिकारों को पाना चाहता है और कर्तव्यों को कोई व्यक्ति लागू नहीं कर रहा है तो फिर अधिकारों को मतलब नहीं रह जाएगा, ऐसे अधिकार निरर्थक होंगे। अधिकारों का महत्व तभी है जबकि वह कर्तव्यों के साथ लागू किए जाए। ठीक है, तो इनका महत्व है, क्योंकि किसी भी समाज के में अधिकार तभी स्थापित हो पाएंगे जब वहाँ के समाज के लोग क्या करें, कर्तव्यों को भी स्वीकार करें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो देखिए हमने ये पूरा मूल कर्तव्यों को समझा है कुछ पॉइंट्स के आधार पर, और हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। और अब हमारा जो आगे का चैप्टर होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था जब पहला दूसरा तीसरा लेक्चर लिया था, कि मेरे जो पढ़ाने की प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वह किसी परंपरागत किताब के अनुसार नहीं होगा। हम जो आगे बढ़ेंगे वो किसके अनुसार बढ़ेंगे, हम जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे जो आगे का जो चैप्टर होगा, हम उसमें ऐसा नहीं है कि अब हम भाग 4 की बात कर ली हमने तो अब हम 5 पे चले जाएंगे, फिर 6 पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब हम सीधा जो हमारी
जो मुख्य परीक्षा का हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम यूपीएससी के आगे बढ़ेंगे और उसी संदर्भ में पूरे भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे का जो चैप्टर होगा उसमें हम केंद्र संबंधों की बात करेंगे, संघीय व्यवस्था की बात करेंगे। इससे पहले जो संघीय व्यवस्था पर मैंने लेक्चर बनाया था वो तो बहुत मामूली सी समझ थी संघीय व्यवस्था के बारे में। हम पूरी संघीय व्यवस्था को बहुत व्यापक और विस्तृत स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।